हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के वीडियो में टिश्यू के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं तक विज्ञान को। क्वेश्चन है एक नंबर में, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर का, उसे उत्तक कहते हैं। उसके बाद है 2 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या है? सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाए जाते। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 3। पौधों तथा जंतुओं दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पौधों में कोई गति प्रचलन नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। ये भी सही है। उसके बाद है, जंतु तथा पौधों के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भी सही है। इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर ने किया था। उसके बाद है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसके बाद है 6 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 सही। पादपों में विभाज्य ज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है, ये मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता या लचीलापन प्रदान करते हैं। सी में है, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। डी में है, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाज्य ज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है, सही नहीं है। यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये क्या है? सही है। इसमें कह रहा है सही नहीं है। इस उत्तकों के कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये भी क्या है? ये क्या है? विभाज्य। उसके बाद है, इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद है, इसकी कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये गलत है, सही नहीं है। शीर्ष शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। ये क्या होता है? उत्तरदायी होता है। 10 नंबर में है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वो क्या है? लंबाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो क्या कहलाते हैं? शीर्षस्थ विभाज्य ज्योतिकी कहलाते हैं। इसके बाद, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी उत्तक। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम। उसके बाद 14 नंबर में, किसी पौधों के तने को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ज्योतिकी उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये क्या है? सही है। विभाज्य ज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
उसके बाद है एकबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो इसमें कैम्बियम नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं 17 नंबर पे, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाज्यतिकी कहते हैं, क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में ही बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो शिरस्थ विभाज्यतिकी भी हो जाएगा। उसके बाद पार्श्व विभाज्यतिकी नहीं होगा, अंतर्वेशी विभाज्यतिकी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और सी दोनों। इसके बाद है 18 नंबर में, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्यतिकी द्वारा होता है, तो इसमें है शिरस्थ विभाज्यतिकी, अंतर्वेशी, पार्श्व और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 19 नंबर में, मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा किस प्रकार की ऊतक है, यह क्या है, सिंपल टिश्यू है यानी सिंपल सरल ऊतक है। निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। स्थूलकोण में भी पाए जाते हैं, मृदु ऊतक में भी पाए जाते हैं। इसके बाद 21 नंबर में, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, पौधों को लचीलापन प्रदान करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ प्रदान करना, हार्मोन के स्रावन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ को संग्रह करना। वायुयात यानी एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है, तो हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। इसके बाद जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वायुयात की। वह कोशिका का ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है और कोनों का अलिग्निनी स्थूलन मिलते हैं। तो इसमें ए नंबर मृदु ऊतक कोलोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्थूलकोण ऊतक। उसके बाद है शाकीय द्विबीजपत्री पौधों जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है मृदु ऊतक, हरित ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, डी नंबर में है दृढ़ ऊतक। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको स्थूलकोण ऊतक, सी हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं, इसमें ऑप्शन है मृदु ऊतक, वायु ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूलकोण ऊतक। 27 का आंसर हो जाएगा आपको स्थूलकोण ऊतक, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दृढ़ ऊतक, इसी कारण मोटी होती है। उसके बाद है आपको 29 नंबर, 29 में है, पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे तने, पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुलता को माना जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका दृढ़ोतक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधों जैसे पटुआ हो गया में किस ऊतक की प्रचुरता होती है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है मृदु ऊतक, वायु ऊतक, विभाज्योतिकी या दृढ़ ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक हो जाएगा। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के कारण के द्वारा तैयार होते हैं, 31 नंबर ऑप्शन है दृढ़ ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, मृदु ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको दृढ़ ऊतक। उसके बाद है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है मृदु ऊतक में, स्थूलकोण ऊतक में, दृढ़ ऊतक में, कॉर्क कोशिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉर्क कोशिका में। उसके बाद है, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है, जाइलम से, फ्लोएम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से। तो आपको आंसर हो जाएगा इसका कॉर्क कैम्बियम से हो जाएगा। उसके बाद है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेकर्स से, सुवेर से प्राप्त होता है। मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा की कोशिका होती है गोलाकार, वर्गाकार, रेशे के समान, स्थूलकोण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोलाकार होती है। उसके बाद दृढ़ कोशिका स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन है ये नंबर में, ये मृदु ऊतक कोशिका से निर्मित होती है, इसकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है, ये सीमें कोशिका मृत और
संकीर्ण अवकाश वाली होती है, इनकी कोशिका बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं। तो इस 36 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होते हैं। उसके बाद 37 नंबर में निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिका में अंतर कोशिका यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है? विभाज्य ऊतकी में, मृदुतक में, दृढ़ ऊतक में और ए तथा सी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितना नंबर का है ये? 37 का हो जाएगा आपको ए और सी दोनों हो जाएगा। छत्तीस नंबर में है दृढ़ ऊतक 36 नंबर में है दृढ़ कोशिका यानी स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। उसके बाद बी नंबर इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होती है। सी नंबर में यह कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है। डी नंबर में इनकी कोशिकाओं बहुत लंबी और उनके सिरा नुकीले होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये मृदुतक कोशिका से निर्मित होती है। उसके बाद 37 नंबर में निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाज्य ऊतकी और दृढ़ दोनों हो जाएगा। तो इसका ए तथा सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है पौधों से प्राप्त होने वाला कर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं विलामेन की आवश्यकता होती है पौधों में शोषण के लिए। उसके बाद है ऊतकों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद है नमी के अवशोषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नमी के अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतकों पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है चूषण मूल, शोषणी मूल, स्वांगीकरण मूल, अधिपाद मूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिपाद मूल हो जाएगा। उसके बाद आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूलों में। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अधिचर्म कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्यूटिकल हो जाएगा इसका आंसर आपको। इसका त्वचा यानी डर्मेटोजेन ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से बनता है। यह निम्नलिखित में किसमें विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस हो जाएगा। उसके बाद है 45 में निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद रंध्र का मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। उसके बाद ऑप्शन में क्या है अध त्वचा में, अंत त्वचा में, परिरंभ में। इसका आंसर हो जाएगा वो बाह्य त्वचा। उसके बाद है पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या है परिरंभ, मज्जा, कॉर्टेक्स, कैम्बियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉर्टेक्स हो जाएगा। उसके बाद है पौधों के अंतः त्वचा यानी इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पेरिसाइकिल कहते हैं, परिरंभ कहते हैं। कैम्बियम के संबंधों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा सही नहीं है? ए नंबर में है आपको यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहती है। बी में है आपको एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? तो ए नंबर में है कॉर्टेक्स या परिरंभ, बी नंबर कॉर्टेक्स तथा मज्जा, सी नंबर कॉर्टेक्स तथा मज्जा तथा परिरंभ, डी नंबर कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पधी किरणें।
तो इसका पद ही नहीं होगा, इसमें प्रिंट है पित्त किरणें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। पौधों के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य। पौधों के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य। तो इसमें ऑप्शन है ए, पौधों को अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी तथा परजीवी कवक से बचाता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा संवहन करता है। पानी और भोज्य पदार्थ को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा संग्रह करता है। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर क्लोरोप्लास्ट, इंडियोप्लास्ट, प्रेग्मोप्लास्ट, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियोप्लास्ट। उसके बाद है यह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? तो ए नंबर में आर्य, बी नंबर में है क्लाटेरल, सी नंबर में है बाइकोलेटरल, डी नंबर में एम्फिक्रिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या है? बाइकोलेटरल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाइकोलेटरल हो जाएगा। आर्य संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में, बी में द्विबीजपत्री के तनों में, एक बीजपत्री पौधों के तनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है एक बीजपत्री, इसका आंसर हो जाएगा ये के जड़ों में। 55 में पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं। केवल परिरंभ, ये नहीं होगा, बी में है परिरंभ तथा संवहन मूल वस्कुलर बंडल, सी में परिरंभ संवहन फूल तथा मज्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई को माप वार्षिक वलय की गिनती करके। इसी में शाखाओं की संख्या को गिनकर आयु मापने का तरीका। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 56 का बी हो जाएगा। उसके बाद है वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं वंशज काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो इसका आंसर अंतःरंभीय एधा की। इसके बाद है आपको एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो उसकी आयु होगी 50 वर्ष हो जाएगी। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि ए नंबर में है जलवायु विभिन्नता होती है, भूमि बलुई होती है, और सी में है वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है, डी में है स्पष्ट जलवायु विभिन्नताओं नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती। इसके बाद है आपको 61 में पुराने पेड़ जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथाई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो हृदय काष्ठ कहते हैं, ड्यूरामेन कहते हैं, सारिल कहते हैं, सभी कहते हैं, इनमें से सभी। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। तो इसका हो जाएगा सही है, ये मृत होती है। बी नंबर रस काष्ठ के कुछ कोशिका जीवित तथा कुछ मृत होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है आपको 63 में यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि के 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंचाई होगी यदि वृद्धि प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 फीट। इसके बाद जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है मृदु ऊतक से, बी नंबर में स्थूलकोण ऊतक से, सी नंबर भिन्न भिन्न कार्यों करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। इसका आंसर यही हो जाएगा सी नंबर। चालनिक नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में, जाइलम में, मृदु ऊतक में, दृढ़ ऊतक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लोएम में। इसके बाद है जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 तत्वों से होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। सबन ऊतक का निर्माण किससे होता है? शिरस्थ विभाज्योतिकी से, पार्श्व विभाज्योतिकी से, अंतर विभाज्योतिकी से, अंतर्वैश्विक विभाज्योतिकी, इनमें से सभी से। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर का है? 67।
तो 67 का हो जाएगा आपको पार्श्व विभाजित की। उसके बाद है 68 में, इनमें कौन सा जाइलम तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीप ट्यूब। क्या है? जाइलम तत्व नहीं। फ्लोएम का एक परिपक्व चलनी नलिका वाहिकाओं से भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। इसका आंसर हो जाएगा सी। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो ऑप्शन है वाहिनिकी, बी में वाहिकाएं, सी में जाइलम तंतु, डी में ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए बी दोनों। इसके बाद है खतर में जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका ऑप्शन है ए में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं तंतु, जाइलम मृदुतक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाइलम मृदुतक हो जाएगा। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका ऑप्शन है चलनी नलिका, सकोशिका, बाष्प तंतु, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। तो इसका आंसर बाष्प तंतु, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेते हैं? चलनी नलिका। इसके बाद है चलनी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सकोशिका। उसके बाद है फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा आपको फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चलनी पट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन है दो सकोशिका के बीच, दो चलनी नलिका के बीच, दो बाष्प तंतु के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दो चलनी नलिका के बीच हो जाएगा बी नंबर। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड के वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या है? आहार वहन के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है ऑक्सीजन वहन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, आहार वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जल वहन के लिए, डी हो जाएगा। इसके बाद है शाखाओं से पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती है? वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, अपना जीवन काल पूर्ण करने से, दैनिक काल के छोटे हो जाने से, कर्क के बाहर विलगत परत बन जाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्क के बाहर विलगत परत बन जाने से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जे.सी. बोस ने। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एपिथेलियल उपकला। उसके बाद है आपको निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं? तो यह तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि का श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? सल्की एपिथेलियम, पक्षमल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, एरियोलर एपिथेलियम, एलियोरल ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम, सी नंबर का। अंगों को विसरण यानी डिफ्यूजन, श्रावण, सिक्रेशन तथा अवशोषण एब्जॉर्बेशन में मदद करने वाला ऊतक है संयोजी एपिथेलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एपिथेलियम। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है ए नंबर में सल्की एपिथेलियम से, बी नंबर में है स्तरित सल्की एपिथेलियम से, सी नंबर स्तंभाकार एपिथेलियम से, डी नंबर क्यूबाइडल एपिथेलियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्तरित सल्की एपिथेलियम से। 86 नंबर में निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया नहीं पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा स्तंभाकार में। उसके बाद है 87 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में है एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा आंतरिक कोशिका पदार्थ अधिक होती है। उसके बाद ये नहीं होगा। बी नंबर में संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है, भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो एक न ही दो, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्सर्जी में मदद करना, जनन में मदद करना, सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरक्षा करना।
पक्षाम्बी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं पिलिया में त्वचा की सतह पर। उसके बाद है त्वचा की सतह पर, उसके बाद है यकृत में, उसके बाद है ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। उसके बाद है आपको 90 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर, बी में है तंत्रिका ऊतक, सी में है पेशीय ऊतक, डी में है कंकाल ऊतक। तो आपको हो जाएगा एरियोलर हो जाएगा ये नंबर। 91 नंबर में, मोटापा निम्न में किसकी अधिकता का कारण होती है? तो इसका हो जाएगा वसा के अधिकता का कारण। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? संयोजी ऊतक, रोम, उसके बाद है वसामय ऊतक, स्वेदी ग्रंथि। इसका हो जाएगा वसामय ऊतक। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? पेशीय ऊतक, ए में है उपास्थि ऊतक, सी में है कंकाली ऊतक, डी में वसामय ऊतक। तो आपको हो जाएगा वसामय ऊतक। उसका निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? श्वेत तंतु, प्लाज्मा कोशिकाएं में, डी में, सी में पीला तंतु, डी में वसा संयोजी ऊतक। तो आपका आंसर हो जाएगा वसा संयोजी ऊतक, डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? अमाशय, यकृत, रुधिर, वृक्क। ऊतक पूछ रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा रुधिर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, लसिका, यकृत, अमाशय। लसिका हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? देख लिए फिर भी सी होगा इसका आंसर। श्वेत व्हाइट फाइबर तथा पीला तंतु येलो फाइबर पाए जाते हैं उपकला ऊतक में, एरियोलर ऊतक में। उसके बाद है तरल ऊतक में, पेशी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाए एरियोलर ऊतक में। उसके बाद है आपको 100 नंबर क्वेश्चन, कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपास्थि में। 101 में है टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय में। उसके बाद है आपको 102 में लिगामेंट का निर्माण होता है। तो एक नंबर ऑप्शन है श्वेत तंतुमय ऊतक, बी में है पीला तंतुमय ऊतक, सी में है जलवात संयोजी ऊतक, डी में है कंकाल ऊतक। तो आपका आंसर हो जाएगा पीला तंतुमय ऊतक, बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ए में है संयोजी ऊतक, बी में पेशीय ऊतक, सी में है तंत्रिका ऊतक, डी में है तरल ऊतक। आपका आंसर हो जाएगा ए संयोजी ऊतक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है टेंडन मांसपेशी को अस्थि के अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, ये सही है। उसके बाद लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सेबियस ये जो है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। लेक्रामाइल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो यह जो है हो जाएगा इसका आंसर आंसू स्रावित करती है। उसके बाद है किस ऊतक के तलवे, खूर और सींग बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, कीरेटिन के। उसके बाद है 108 में ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। तो यह जो है अस्थि में उपस्थित रहती है। उसके बाद है कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है अस्थियों में, उपास्थियों में, रुधिर में, एपिथेलियम में। तो 110 नंबर में हो जाएगा आपको, 109 नंबर में हो जाएगा आपको बी नंबर में उपास्थि में। उसके बाद है मास्टर कोशिका पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा आपको संयोजी ऊतक में। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सी रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो इसका हो जाएगा मास्टर कोशिका। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलवात संयोजी ऊतक। उसके बाद मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तलवे की त्वचा सबसे मोटी होती है। उसके बाद है मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, हथेली, तलवे, आँखों के पलक पर
सिर पर, तो इसका हो जाएगा आँख के पलक पर। इसके बाद है वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है त्वचा में रुधिर का संचारण कम हो जाना। उसके बाद है उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाना, इसमें चर्म में वसा ऊतक की कमी हो जाना, ये हो जाएगा आपका आंसर। नाभिक रज्जु यानी अम्बाइलिकल कॉर्ड, इसको 116 में है नाभिक रज्जु अम्बाइलिकल कॉर्ड है। श्लेष्मी संयोजी ऊतक, बी में है रेशेदार संयोजी ऊतक, सी में प्रौढ़ संयोजी ऊतक, डी में भ्रूणीय संयोजी ऊतक। तो आपको हो जाएगा भ्रूण संयोजी ऊतक। इसके बाद ऐसे 117 में है हेवरशियन यंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्तनियों की अस्थियों में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, इसमें भाग लेती है हिस्टामिन एलर्जी प्रक्रियाओं में भाग लेती है। इसके बाद है कोलिजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 2/3 भाग है, 1/3 भाग है, तो इसका आंसर जो है 1/3 भाग है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है मायोसिस, मेलानिन, कोलेजन, केरेटिन। तो 120 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको कोलेजन।